जय हिंद दोस्तों। अवप्रीत क्लासेस में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लाइट से साइंस का फिजिक्स से लाइट का चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। 30 MCQ क्वेश्चन है जो विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हैं, जो आने वाले आपका रेलवे ग्रुप डी और उत्पाद सिपाही और जितने भी तरह के एग्ज़ाम जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सिर्फ ऑप्टिक्स से यानी कि लाइट से क्वेश्चन हमेशा 2-3 क्वेश्चन रहता है। और अब जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें भी आपका लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो साइंस से रहेगा। झारखंड में भी साइंस से हर एक एग्ज़ाम में साइंस से 20 क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग इसमें से 30 क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर जो है बताते चलेंगे। तो आप लोग भी अपना कॉपी कलम ले लीजिएगा और देखिएगा कि आप लोगों का सही हुआ है, कितना आप लोग तैयारी कर लिए हैं, कितना सही कर पाते हैं। तो आइए, चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आए हैं और इसे बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। डिस्क्राइब करते हुए आप लोग को बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, चूँकि ये IAS लेवल का क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश पर किरणन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। तो इसको ये जो है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक टर्म है तरंग दैर्घ्य और एक टर्म है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य और प्रकाश का प्रकीर्णन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो आपको हम एक फार्मूला लिखाते हैं, SC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। इसको बोलते हैं रेलिस स्कैटरिंग फार्मूला। ये होता क्या है, SC मतलब हो गया आपका स्कैटरिंग और लैम्ब्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। ये सिंबल है। स्कैटरिंग का मतलब आपका हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन और वेवलेंथ का मतलब हो गया तरंग दैर्घ्य। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ये देखिए तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग जो है उतना कम होगा। यानी कि जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा उसका प्रकीर्णन उतना कम। और इसी के इक्विवेलेंट होता है कि जितना ये स्कैटरिंग होगा वहाँ पे ये म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक जो हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन, दोनों बराबर होता है। यानी कि जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा उसका प्रकाश का प्रकीर्णन उतना कम और उसका अपवर्तनांक भी उतना कम रहेगा। क्लियर हो गया? ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है, क्वेश्चन आप लोगों को पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, फॉर्मूला हम आपको बताएं कि स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴। ठीक है, तो बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य जो है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सो लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होगा। तो ये गलत है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जब ज़्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि अधिक बोल रहा है। तो ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरा है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। तो प्रकाश का गति जो है, आप देखिए इसको ध्यान से, दूसरा ऑप्शन को, प्रकाश का गति है ना, प्रकाश का गति बोल रहा है निर्वात में, वैक्यूम मतलब निर्वात हो गया। तो निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये होता है 3 लाख मीटर पर सेकेंड। और वहीं जो है जल में कितना होता है,
2 × 10⁸ 2 लाख मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि जल में दृश्य प्रकार की गति निर्वात में गति का इतना होता है, 0.95 गुना हो जाता है। तो ये भी गलत हो जाता है आपका, क्योंकि हम जो है जल का जो 2 से गुना करेंगे इसको तो 3 के बराबर होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया। तीसरा है कि रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। और चौथा, अति चालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का प्रयोग करती है। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये टिक कर लीजिए, डी आपका आंसर से। डी का मतलब 3 और 4, ये जो आपका है 3 और 4 ये सही है। डॉपलर का प्रभाव आप इसको पढ़े होंगे साउंड में, ये डॉपलर का प्रभाव है ना। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? मरीचिका यानी कि हो गया हेलुसिनेशन, एक तरह से होता है कि जो रेगिस्तान में जो क्या बोलते हैं उसको, आपका मृग जो है, मृग हिरन जो है, जिसको भ्रम हो जाता है कि पानी का भ्रम होता है कि दूर से दिखता है कि वहाँ पानी है लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है, तो इसको मरीचिका बोलते हैं। और ये सब हेलुसिनेशन का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये मरीचिका होता है। ये हो गया। तीसरा देखिए, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबे गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो कारण क्या है? छड़ी से आने वाला प्रकाश जल के अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो ये आपका कूट देना है, कूट के अनुसार इसका देखिए रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो तीसरा का आंसर आप लोग लगाइए। तीसरा का आंसर क्या होगा? तो तीसरा का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए और आर क्या है? ए आपका कथन हो गया और आर निष्कर्ष गलत है, क्योंकि ये इस तरह का जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, टेढ़ा जो दिखता है आपका, तो ये सब अपवर्तन के कारण होता है। और यहाँ क्या कर दिया? परकीर्णन दे दिया। परकीर्णन नहीं होगा, अणु के अपवर्तन के कारण ये सब होता है। आप अपवर्तन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये सब होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्के अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट दिखता है। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्के अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? चलिए 4 का आप आंसर दीजिए। दोनों में देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से कौन सा सही है इसके बारे में बताना है आपको। तो इसमें क्या है कि पहला मात्र सही है ना, पहला आपका जो आंसर दिया हुआ है वो सही हो गया। ये भी प्रकाश का अपवर्तन का ही पढ़िएगा एग्जाम्पल, तो उसमें आपको पता चलेगा, है ना। भारी बाल्टी में एक सिक्का को जब रखा जाता है तो उससे सिक्के अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है, ना कि दूर लगता है। अधिक ऊंचा नहीं लगता है, कम लगता है। आप प्रकाश का अपवर्तन का उपयोग जब देखिएगा तो उसमें आपको दिखाएगा कि जो पानी के पानी जो एक बाल्टी में भरा हुआ है तो उसका तल जो है वो वास्तविक गहराई से ऊपर मतलब नज़दीक दिखाई देता है, ना कि वो दूर दिखाई देता है। ये हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले देखना है दूरदृष्टि दोष। व्यक्ति दूर के पिंड को स्पष्ट देख सकता है। तो आप देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर के वस्तु को देख सकता है। प्रॉब्लम किस में होता है? निकट की वस्तु नहीं देख पाता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है ना।
देखिए लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है और निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, अभी आपको बताया कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सही गलत हो गया, ये अवतल लेंस यहाँ नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा। तो 5 का आपका आंसर जो है डी होगा। कौन सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, देखिए आपको अभी अभी बताया है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव, है ना, कनकेव। ना तोदर वगैरह दिक्कत होगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। कनकेव लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है ना, अवतल, ना तोदर लिखा हुआ है लेकिन अवतल लेंस ये भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, देखिए इम्पोर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। मुक्त ब्रोमीन निकलती है, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। और डी ऑप्शन है, विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो 7वां का आंसर आप बताइए, 7वां का क्या होगा? 7वां का आंसर ये होगा। आप लोग टिक लगा लिए होंगे, देखते चलिए, हाँ लिखते जाइए कॉपी में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको याद करना है। अब देखिए एक और आया है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है। तो तरंग दैर्घ्य का फार्मूला अभी आपको बताएं हैं। तरंग दैर्घ्य और स्कैटरिंग से रिलेटेड ये होता है स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। और आप जानते हैं कि जब एक प्रिज्म ये होता है और ये से वाइट लाइट जो है, सफ़ेद प्रकाश जब पास करता है तो 7 कलर में ये बट जाता है। और सबसे नीचे विबग्योर रहता है, VIBGYOR, विबग्योर, है ना। तो इसमें आप देखे होंगे कि देखिए ये हम आपको स्पष्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया प्रिज्म, ये लाइट पास किया और ये आपका 7 कलर जो है निकलता है। यहाँ से VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे कम होता है लाल रंग का। तो बोलता है कि सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका होगा, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताए हैं, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ⁴। तो सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य, जिसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जब होगा तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा? कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम। और स्कैटरिंग कम किसका है? रेड, है ना, लाल सबसे ऊपर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका कम होगा। 8वां का आंसर देखिए डी हो गया। समझ में आ रहा है? फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। क्योंकि PCS लेवल का क्वेश्चन है तो ये कथन निष्कर्ष वाला बहुत सारा है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ में भी आता है। 9वां पढ़िए। 9वां को आंसर क्या होगा? यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं उस प्रकाश पर पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण क्या है? प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता है वो प्रकाश एक अपेक्षाकृत वृहत माध्यम। चलिए देखिए इसका आंसर, 9वां का आंसर आपका हो जाएगा ए, है ना। ए और आर दोनों सही है। कथन और निष्कर्ष जो है आपका वो दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्रांतिक कोण, अब क्रिटिकल एंगल आपको बताए थे। क्रांतिक मान क्या होता है? क्रांतिक मान क्या होता है देखिए आपको बताते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेन है और यहाँ पे जल मान लीजिए और ये एयर है। अब क्या होता है, ये आपका हो गया नॉर्मल। तो क्या होता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जब जाता है तो सीधा जाना चाहिए,
लेकिन सीधा ना जा करके क्या होता है, ये बेंड कर जाता है इधर। तो इसका आंसर क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि जब डेंसर से रेयर की ओर जाता है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, तो ये लंब की ओर मुड़ जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल में जाता है तब क्या होता है। अगर हम ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि जब एक ये माध्यम हो गया आपका, एक सेकेंड, ये देखिए ये आपका एक प्लेन लेते हैं और ये लंब हो गया आपका, लंब खींचते हैं, अभिलंब भी इसको बोलते हैं, और ये आपका हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। ये हवा हो गया, ये जल हो गया। जब प्रकाश के लाइट यहाँ पड़ता है मान लीजिए, तो इसको सीधा ऐसे आना चाहिए, लेकिन क्या होता है ये टेढ़ा हो जाता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो इसी को अपवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन है ना। अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्रांतिक कोण जो होता है, उसमें क्या होता है कि कंडीशन क्रांतिक कोण का नियम जब पढ़िएगा तो उसमें दिखाएगा कि प्रकाश का डेंसर जो है डेंस मीडियम से रेयर की हो जाना चाहिए, पहला रूल है। और ये जो है एक ऐसा एंगल होना चाहिए, ऐसा एंगल जिसके लिए जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऐसा होना चाहिए जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे आपका होता है कि क्रांतिक कोण, तो ये कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। वैसा कोण जिससे, ऐसा कोण जिससे प्रकाश पास करने पर जो है वो 90 डिग्री कोण, रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ये कोण जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि क्या पढ़े होंगे, एक और फार्मूला स्नेल्स रूल क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। और ये जो म्यू है इसी को क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे, जब साइन आर, ये आर जो है सो 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान कब कितना होता है, 1 होता है। तो म्यू यानी कि ये आपका क्रिटिकल एंगल इक्वल टू हो जाएगा साइन आई, और आई कितना है वही आपका क्रिटिकल एंगल होगा। अब ये समझ में आ गया होगा। 9 का आंसर भी आप लोग को बता दिए हैं, थ्योरी भी बताते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट। 9 का आंसर हो गया ए, समझ गए होंगे आप लोग, पूरा डिटेल बताते जा रहे हैं। अब हम लोग 10 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्या कारण है हीरा चमकदार दिखाई देता है बताइए। अब जाते हैं, हीरा में क्या होता है कि प्रकाश जब लाइट पड़ता है तो वो उसी में जो है सो घूमते हुए रह जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है। आर का है हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। अब बताइए ये सही है या गलत है, चलिए जल्दी से आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। अब ऑप्शन आप लोग को पढ़ देते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है कि हीरा जो है, हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका कारण क्या बता रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक है। तो ये रीजन जो है वो गलत है। हीरे का अपवर्तनांक जो है कांच के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, ये याद रखना। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे का ही होता है।
ठीक है, तो ये रीजन आपका गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अपवर्तनांक जो है 24 के अप्रॉक्स होता है, 24.4 है ना, हीरे का अपवर्तनांक होता है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं। 12 का आप लोग आंसर बताइए। 12 का आंसर होगा बी, उत्तल लेंस। ठीक है, 13 का देखिए, कुछ आंतरिक परिवर्तन होता है, कुल आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश, कुल आंतरिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब होता है, जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से कांच में, वायु से जल में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। अभी देखिए एक चीज़ हम आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ डेफिनेशन आपको ऐसे चलते चलते बता देते हैं। देखिए ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, ठीक ना, और ये ऊपर हो गया रेयरर, ये हो गया आपका रेयरर, और ये हो गया डेंसर। डेंसर मतलब समझते ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, ये हवा हो गया ऊपर, ठीक ना, ये हो गया नॉर्मल। एक सेकेंड, ये देखिए ये आपका प्लेन खींचती है, ये आपका ये इधर हो गया आपका जल, और ये हो गया इधर हवा। अब देखिए आपको हम क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बताए थे, ठीक ना, ऐसा एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो ये हो गया, ये एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। लेकिन ऐसा एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, ठीक ना, बड़ा क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हम लेते हैं तो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, इधर ही बढ़ जाता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी क्रिटिकल एंगल से जब हम बड़ा एंगल जब ले लेते हैं तो क्या हो जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तित किरण जो है सो डेंसर मीडियम में ही रिटर्न हो जाता है। यानी कि बढ़िया से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब प्रकाश की किरण जो है, ये हो गया आपका डी डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका रेयर मीडियम। बोलता है कि जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से एंगल ऑफ इंसिडेंट से बड़ा है ना, ज़्यादा एंगल से जब प्रवेश करती है तो क्या करता है, डेंसर से डेंसर में ही मुड़ जाती है। तो उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि ये डेंसर से रेयरर में ना जा करके डेंसर से डेंसर में ही है ना, ये डेंसर से डेंसर में ही बेंड कर जाता है ये लाइट। तो इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग 13 का देखिए, इसका आंसर क्या होगा 13 का, देखिए ध्यान से, हीरे से कांच में, ये हो जाएगा हीरे से कांच। हीरा में जो है चमकने का कारण ही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बोलता है रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए, है ना, रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त किया जाता है, बताइए। क्रास्ट क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेजर बीम और बेरियम टाइटेनिक सिरोमिक। 14 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 14 का आंसर हो जाएगा लेजर बीम। आप कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी का कैसेट होता है उसको ध्यान से देखिएगा तो उसमें एक बीम लाइट मारा जाता है। आप कैसेट जहाँ रखने का जो होता है सीडी में, उसमें उसको बिना कैसेट लगाए आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें एक लेजर बीम मारा जाता है, लेजर जलता है, तभी जाके वो प्ले होता है ना, ऑडियो प्ले होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर बीम। 15 का देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा है और डिस्क्राइब करने में समय ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को कम करते हैं और डायरेक्ट हम क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताते चलते हैं। तो 15 का आंसर क्या होगा, प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 15 का आप लोग देख लीजिए, इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और 16 हो जाएगा किसी वस्तु के त्रिमीय यानी 3 डायमेंशनल को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, बताइए। तो 16 नंबर का आंसर आप लोग देखिए, 16 का क्या होगा, 16 का ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी और होलोग्राफी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका होलोग्राफी, ठीक है।
17 का देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। आप लोग देखिए 17 का आंसर देखिए क्या होगा। 17 का बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। ये क्वेश्चन जो आपका है वो वेव ऑप्टिक्स से, ठीक ना। तो वेव ऑप्टिक्स आप लोग पढ़े होंगे। 17 का आपका जो है ए आंसर हो गया। 18 का देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? लाल संकेत का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते होंगे कि VIBGYOR, आर क्या होता है? सबसे ऊपर, यानी इसका क्या होता है? स्कैटरिंग जो है, प्रकीर्णन इसका कम होता है, ये छटकता नहीं है ना, प्रकीर्णन इसका कम होता है, यानी कि इसका वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। तब आप देखिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे आंसर है ना 18 का ये ऐसे फार्मूला वो बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। चौथा देखिए, भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो आप 19वां का आंसर देखिए क्या होगा। 19वां का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही, चौथा गलत है। रिलायंस इंडस्ट्री उद्योग वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला है 20वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। तो ये वर्ण क्रम जो है, यानी स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया जा रहा है। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? स्पेक्ट्रम देखिए, वर्ण क्रम का मतलब हो गया कि जब ये प्रिज्म से लाइट, वाइट लाइट जब पड़ता है तो ये 7 कलर में जो भाग आता है और यहीं पे विबग्योर जो बनता है, इसी को स्पेक्ट्रम बोला गया है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो तरंग दैर्घ्य वाला के बारे में बता दिए, अब इसको बार बार हमने बताएंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि तरंग दैर्घ्य वाला क्या है। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। वही वाला स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, इससे आपका निकल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न संकेत सामान्यतः एक दूरी के आगे प्राप्त नहीं होती है, कारण क्या है? 21 नंबर का देखिए, 21 का आंसर संकेत की कमजोरी, कमजोर एंटीना, संकेत वायु द्वारा सोखने से, पृथ्वी की वक्रता से। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। रेलवे ग्रुप डी में अवश्य ही 3-4 क्वेश्चन इससे आ जाएगा और लगातार हम आप लोगों को क्वेश्चन कराते जाएंगे, रोज़ कराएंगे साइंस का क्वेश्चन। ये आज तो हम लाइट के ले रहे हैं और इसका PDF आप लोग लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अवप्रीत क्लासेस से, वहाँ इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में स्रोत संकेतों का प्रेषण करने के लिए उपयुक्त तकनीक क्या है? आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन, स्पंद कूट मॉड्यूलन, काल विभाग, बहुसंकेतक। तो 22 का आंसर आपको बताइए आप लोग। 22 का क्या होगा? आवृत्ति मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना। उसके बाद धूप के चश्मे की पावर होती है। 23 का देखिए, धूप का चश्मा का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 23 का आंसर आपका 0 डायोप्टर। धूप चश्मा का जो है पावर नहीं होता है, तो 0 डायोप्टर हो जाएगा। ये भी UPPCS में पूछा हुआ। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? ये IAS में पूछा हुआ है। 24 नंबर का आंसर देखिए। 24 का आपका F22 1/60, F8 1/250, F16 1/125 और F5.6। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब टाइप का है। ये 24 का आंसर आप लोग को बता देते हैं, इसका आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश। वेवलेंथ से बहुत सवाल आता है, बहुत सवाल। वही फार्मूला आ जाएगा, स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। अब बताइए कि सबसे क्या बोलता है? सबसे कम
जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी। समझ में आ रहा है ना, 25 का डी बैंगनी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग क्या हो रहा है, बोल रहा है कि कम वेवलेंथ होना चाहिए। तो वेवलेंथ जिसका कम होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, भी, और भी सबसे नीचे रहता है ना, इसलिए इसका बैंगनी हो जाएगा। 26 का देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा का बात कर दिया है, यहाँ उच्चतम ऊर्जा किसका होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है। 26 का देखिए तो नीला प्रकाश का होता है ना, ब्लू। 27 का देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ जो स्पष्ट देखने के लिए कम से कम, अब आप मान लीजिए मोबाइल ही देखते तो उसको नज़दीक से हटा दीजिएगा तो नहीं दिखेगा ना, तो कितना मतलब मिनिमम दूरी होना चाहिए ताकि वो स्पष्ट दिखे। तो ये यूनिवर्सल है, 25 सेंटीमीटर होता है ये सेंटीमीटर में, इसको याद रखिएगा। आकाश नीला लगता है, क्यों, आकाश नीला दिखाई दे रहा है, क्या कारण है नीला दिखाई देने का। 28वां क्वेश्चन देखिए, बोलता है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। नीला रंग जो है वो बोल रहा है कि नीला रंग जो है वो और रंग से अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में, इसलिए नीला दिखाई देता है। ये तर्क सही लग रहा है, ऐसे गलत बात है। दूसरा देखिए, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। प्रकीर्ण के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में बताए, लघु तरंग के बारे में बोल रहा है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 28 का बी सही है। स्कैटरिंग फार्मूला इसमें भी लगेगा। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये आपका बी हो गया 28 का बी। 29 का देखिए, अस्त होते समय यानी सूर्य डूबते समय, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्या कारण है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको है प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई किस कारण से देता है, स्कैटरिंग के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 29 का आपका बी हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। उचित रीति से कटे हीरे, है ना, कटा हीरा के असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। सिंपल सा है कि हीरे का चमकने का कारण क्या है, क्यों हीरा चमकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। यहाँ पे आंसर नहीं आया है, इसका हो जाएगा आपका उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण। हीरे का चमकना जो है वो किस कारण से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण। ठीक है, इसका सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैक्सिमम सही किए होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।